नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आप सबको संबोधित कर रहा हूं। हमारे बहुत से साथियों ने डिमांड की थी कि आप अपने बुक का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज नहीं दिखाते हैं, तो मैं आज अपने साथियों को दिखा दूं कि मेरी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका लास्ट पेज है। इसकी पुस्तक का जो दाम है इस पर 1498 रुपये यहाँ छपा हुआ है। हम आपसे पोस्टल चार्ज के साथ 1650 रुपये की आपसे मांग करते हैं और पुस्तक आपके घर पर हम पहुँचाते हैं। इसके प्रथम पेज पर हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर रमाशंकर जी की यादें छिपी हैं, हमारे पूजनीय माता पिता के चित्र अंकित हैं और इसके बाद हमारा एक छोटा सा परिवार और फिर इस पुस्तक की एडिटिंग की कहानी। इस पुस्तक के 4 पार्ट हैं हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। पार्ट 1 में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी संक्षिप्त में एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में जितनी आपको आवश्यकता होनी चाहिए हमने कोशिश किया है अपनी लेखनी से कि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हल्की सी जानकारी दे दें। क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक बहुत विस्तृत विषय है, बहुत ब्रॉड इसका डिस्क्रिप्शन है, इस नाते हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, न कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझाने का प्रयास किया है, बल्कि आप यूँ समझें कि मैंने प्रस्तावना के रूप में आपको कुछ परोसा है। हमारे दूसरे पार्ट में है मैटेरिया मेडिका, पौधों का विवरण, औषधियों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ना और फिर है औषधियों का वितरण। हमारे पार्ट 3 में फार्मेसी है। फार्मेसी में हमने औषध निर्देश पत्र यानी हम प्रिस्क्रिप्शन लेटर कैसे तैयार करते हैं, उसके संक्षिप्त रूप, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में एंजाइम्स की समानता कैसे होती है, डॉक्टर रमाशंकर जी की कलम से और कुछ विशेष वैज्ञानिक परिभाषाएं भी हमने इसमें अंकित किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि पार्ट 3 में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बायोकेमिस्ट्री के स्तर से एंजाइम्स के रूप में एक व्याख्यित पार्ट हमारा पार्ट 3 है जो हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपके लिए मैंने लिखा है। हमारे पार्ट नंबर 4 में हमने कोशिश किया है कि कुछ संक्षिप्त महत्वपूर्ण प्रारंभिक रोगों को हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के रूप में कुछ इस पुस्तक के अंत में कुछ हमने रोगों को सम्मिलित किया है, जिसमें हमने 2 चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण लगाए हैं। ये चार्ट अगर आप देख रहे हो, ये दोनों चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको समझने के लिए। ये टेबल चार्ट हैं जिसमें हमने ऑर्गन वाइज और सिस्टम वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन आपके टेबल के नीचे अगर रखा है और रोगी आपसे कंप्लेंट करता है, रोगी की शिकायत को आप समझ जाते हैं, तो इस चार्ट के जरिए आप दवाओं को तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको रोगी की कंप्लेंट के आधार पर किन किन दवाओं को उठाना जरूरी है। हमने इसी में ये डिवाइडेशन ऑफ ऑर्गन वाइज सिस्टम वाइज मेडिसिन का भी एक पेज दिया है। ये पेज नंबर 336 और 337 पर है। हमारा एक चार्ट इसमें और भी है, ये जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डायग्नोसिस, और ये लॉ ऑफ डायग्नोसिस का चार्ट, इसमें ये गोल चार्ट जो आपको दिख रहा है, हालांकि लाइट से थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी इसको देखने में और समझने में, इसलिए मैंने इसको तिरछा किया है। ये तमाम आसान चार्ट हैं जिनको समझने और जानने के लिए आपको पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस पुस्तक की शुरुआत ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से की थी। हालांकि बहुत से साथियों ने हमारे इस पुस्तक की आलोचना भी की कि पुस्तक का दाम बहुत ज़्यादा रख दिया गया, पुस्तक का वजन बहुत बढ़ा दिया गया, लेकिन ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत जानकार लोगों के लिए नहीं है। यानी उन लोगों के लिए जो अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के महारथी समझते हैं, ये पुस्तक मेरी उनके लिए नहीं है। ये पुस्तक मेरी उनके लिए है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को समर्पित भावना से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने के, समझने के इच्छुक हैं और फिर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिस में अपने आप को उतारने के लिए इच्छुक हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाने वाले साथियों के लिए ये हमारी पुस्तक समर्पित है। इस पुस्तक की बहुत सी प्रतियां पूरे देश में और विदेशों में जा चुकी हैं। आप सब ने इस पुस्तक को पसंद किया है और जो साथी अभी भी इस पुस्तक को लेने से छूट गए हैं वो अपने होम एड्रेस पर इस पुस्तक को 1650 रुपये में अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारी दूसरी पुस्तक जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखी जा रही है, अभी वो हमारी अंडर राइटिंग है, जो हमारी इसमें लिखी जा रही है और अभी हमने उसके जो सिस्टम मैंने पहुंचाया है, हम इस समय
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चल रहे हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में, या यूं कहें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जितने अंग्रेजी नाम वाले रोग होते हैं। यहीं पे मैं एक चर्चा आपसे और कर लूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग एक है, अनेक नहीं है। जिन नामों से आप हमको संबोधित करते हैं, जब हमसे फोन कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि इस रोग की दवा बताइए, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। दरअसल आप नकल करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब आप एक विशुद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में मुझसे जानकारी प्राप्त करें, तो रोगी की करंट यानी वर्तमान की शिकायत को क्रमवार हमको बताएं कि रोगी का कान दर्द कर रहा है, कान से मवाद आ रही है, उसको टीसन हो रही है, या नाक में उसके फुंसियाँ निकली हैं, या जीभ में छाले पड़े हैं, या पेट में मरोड़ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, कमर में दिक्कत आ रही है, पैर में चलने में दिक्कत है, या उसको कोई अन्य समस्या है। इस तरह की जब आप समस्याओं की हमसे चर्चा करते हैं, तो उन चर्चा पर हम संबंधित अपने जो चार्ट हमने इसमें लगा रखा है, हम उसी चार्ट के बेस पर जो हमने क्लासिफिकेशन अपने 37 वर्ष के अनुभव को आपको शेयर किया है, हम उसके आधार पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं का चयन करते हैं। इस पुस्तक में जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिख रहा हूँ, इस पुस्तक में तो अंग्रेजी नामों को देना मेरी मजबूरी इसलिए है कि आप अंग्रेजी नामों को रट बैठे हैं सारे लोग, और आजकल का पेशेंट यानी रोगी वो भी अंग्रेजी नामों को रट बैठा। कभी आज दिन में करीब 3-4 रोगियों के फोन आए, वो हमसे अंग्रेजी नाम में और अंग्रेजी नाम के डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, भैया मैं बहुत छोटा सा चिकित्सक हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नामों की व्याख्या नहीं समझ पाता हूँ, या रिपोर्ट आपकी नहीं समझ पा रहा, आप हमको अपनी शिकायत बताइए। अब आप जो है विभिन्न पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की 4 पेज, 25 पेज, 26 पेज की आप रिपोर्ट हमको सेंड कर देते हैं, और आप ये नहीं बताते कि आपको पेशाब में जलन हो रही है, या आपकी पेशाब रुक रुक के हो रही है, या डायलिसिस आपकी हो चुकी है, या भूख आपको नहीं लग रही है, पेशाब आपकी नहीं हो रही है, थकान आपको लग रही है। ये सब जब कंप्लेंट आप करते हैं, तो उस कंप्लेंट से निकल करके अंग बाहर आ जाते हैं कि हम किस अंग की ओर रोगी शिकायत कर रहा है, रोगी के कंप्लेंट या रोगी के शिकायत का इशारा किस तरफ है। हम उससे अंगों की पहचान करते हैं, और फिर हम अंगवार औषधियों का चयन करते हैं। फिर आपसे हम आपकी उम्र और आपके शारीरिक दशा की पूछताछ करते हैं। इसीलिए हम वीडियो कॉल से रोगी को देखना पसंद करते हैं कि हम रोगी के शारीरिक कंडीशन को स्टडी कर लें कि रोगी मोटा है, दुबला है, पतला है, उसके आँख, उसके चेहरे की रंगत क्या बता रही है, उसकी आंखों से क्या लग रहा है। हम ये सब जानकारियां लेने के बाद तब दवाओं का डोज और उसका सिलेक्शन कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः इस बात को कह दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग एक है, एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज, अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए रोगी को देखने के लिए इस हमारी सभी पुस्तकों में या किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के राइटर के द्वारा लिखी गई प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जिन दवाओं का चयन किया जाता है या जो डोज का चयन किया जाता है, उस पर आप लकीर के फकीर बनने का प्रयास न करें। ये किताबें आपको सिर्फ मदद कर सकती हैं, बता सकती हैं, जिसको एक नक्शा बना सकती हैं, लेकिन सही डोज और सही दवा रोगी को देखने के बाद आप ही तय करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि पाइल्स का कोई रोगी, हमने एक दवा आपको बता दिया कि पाइल्स में आप ये दवा दे दें, आप सभी रोगियों पर वही प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास मान लीजिए 10 रोगी आए और 10 में से 2 ठीक हुए, 8 आपके नहीं ठीक हुए। फिर आप हमसे कंप्लेंट करते हैं, सर 2 तो ठीक हो गए लेकिन 8 में लाभ नहीं दिखा। दरअसल 8 में जो लाभ नहीं दिखता है उसका प्रमुख कारण जानते हैं क्या होता है? आप लकीर के फकीर बन जाते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने ये दवा बताई थी, मैं इतना यही दूंगा। हो सकता है कि अगले पेशेंट के साथ, पाइल्स के साथ कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व हो, उसकी कंप्लेंट में कुछ और निकल के आ रहा हो, उसकी शारीरिक दशा पिछले 2 रोगियों की शारीरिक दशा से कुछ विभिन्न हो। इन सब बातों का ध्यान रख करके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिखी गई औषधियों में से आपको हेरफेर करना ही पड़ेगा, उसकी डोज की मात्रा घटानी ही बढ़ानी पड़ेगी। इस नाते आप ये 100% श्योर ना हो जाए, या कोई भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि मैं बुखार में या किसी रोग में, कोई एक रोग हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे एड्स का हो, चाहे मलेरिया का हो, चाहे वो डेंगू बुखार का हो, अगर एक ही नाम की बीमारी के 50 रोगी आपके पास आते हैं तो 50 तरह के फार्मूले उस रोग के तैयार हो जाएंगे। और यही कारण है कि हमारे बहुत से चिकित्सक कहते हैं कि उनकी किताब में लिखा था, मैंने दिया, काम नहीं किया। दरअसल राइटर की गलती नहीं है, राइटर तो आपको एक रास्ता बताता है, और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से आप बहुत अच्छा पढ़ लेंगे और बायोकेमिस्ट्री को आप समझे होंगे, तो ये देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही आसान चिकित्सा पद्धति है और दुनिया की सबसे कठिन चिकित्सा पद्धति है। मैं इस बात का दावा करता हूं। सबसे आसान इसलिए है कि इसमें 38 दवाएं हैं, सबसे आसान इसलिए है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
सबसे आसान इसलिए कि आप 38 दवाओं के नाम अपने टेबल पर रख सकते हैं, और सबसे कठिन क्यों है? दवाओं का चयन करने में। हम दवाओं का चयन अंगवार करते हैं, सिस्टमवार करते हैं। हमको ये बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि रोगी की शिकायत में किस अंग और किस सिस्टम की ओर इशारा जा रहा है। उसके साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि पैंक्रियाज कम काम कर रहा हो और लीवर उससे ज़्यादा डैमेज हो चुका हो। तो हमको दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सी दवाओं का चयन करना है। इसी कारण प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की लिखी गई किताब आपको सिर्फ एक सहायक के रूप में प्रस्तुत की जाती है लेखक के द्वारा, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के असली हकदार आपका अपना दिमाग, आपके अपने रोगी की कंडीशन और वर्तमान रोगी की कंडीशन पर ज़्यादा ध्यान दें। रिपोर्ट आप केवल मानसिक संतुलन के लिए, रोगी के कॉन्फिडेंस के लिए आप करवाते हैं। हम यूरिन के 50 तरह की रिपोर्ट ले लें, उसमें क्रेटिनिन बढ़ा हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा हो ब्लड में, आपका ग्लूकोज बढ़ा हो, आप 75 तरह की जांच करा लीजिए, लेकिन संबंध किससे होगा? या तो लीवर से होगा, या तो किडनी से होगा, या एलिमेंट्री कैनाल से होगा। दवा तो आपको 3 ही ऑर्गन की चेक करनी है। तो अब वो 75 रिपोर्ट देखने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति की नकल पर उतर रहे हैं। बिजनेस करना, देखिए क्षमा कीजिएगा, आप सब क्षमा कीजिएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपनाना ये मानव सेवा के लिए हानिकारक है। हम मानव सेवा करते हैं तो हम एक चिकित्सक के रूप में अपने समक्ष आए हुए रोगी का कम से कम खर्च कराएं, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, और रोगी को बेहतर लाभ दें। जब हम रोगी से 75 तरह की जांच लिखवा देते हैं तो ये माना कि वो 75 तरह की जांच में क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं है, और किस तरीके के संबंध होते हैं डॉक्टर और पैथोलॉजी के उस केंद्र के संचालक से ये भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें पिस्ता रोगी है और करते हम वही हैं एज ए फिजिशियन जो हमको करना है। हमें अपनी 38 दवाओं में सेलेक्ट करना है। हमने एक दिन ये भी कहा था कि मैं किसी पेटेंट का विरोध नहीं करता। पेटेंट मेडिसिन एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है किसी रोगी के लिए, वो आप दें या ना दें। मुख्य औषध जब आप देते हैं तभी कोई औषध काम करती है, शरीर में काम करती है। इस कारण मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप रोगियों की वर्तमान दशा पर ही हमसे चर्चा किया करें। अगर आपको हमारे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है और रोगी का वीडियो कॉल फेस टू फेस जब आप कराएंगे तो हम रोगी के शारीरिक दशा को चयन करते हुए आपको रोग बता पाएंगे। और यहीं पे मैं एक बात और आपसे कह दूं कि मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि मेरी जो परामर्श शुल्क है किसी रोगी के बारे में दवा बताने की, अगर आप चिकित्सक के रूप में अपने रोगी की सलाह लेते हैं तो भी आप 200 रुपया मुझे भेजें, और अगर रोगी हमसे सलाह लेते हैं तो भी वो 200 रुपया भेजें। रोगी से मेरा अनुरोध ये जरूर रहता है कि आप अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक से मेरा फ़ोन कॉल करा दीजिए, ताकि मैं उस डॉक्टर से आपको नज़दीक में ही आपको औषध दिलवा सकूं। क्योंकि हर रोग का इलाज मैं स्वयं नहीं हूं और हर रोग की दवा मेरे पास से जा नहीं सकती है। इस नाते मैं ये लाइव सुनने वाले अपने सभी साथियों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की शरण में जरूर पहुंचे, वहीं से आप दवा लें। हमारा केवल सलाह वहां तक जाएगा। हमारा फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाजत दीजिए। ये नमस्कार।